वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रविशन पीजीटी ऑफ मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, अवकलन या डिफरेंशिएशन। देखिए, मैथमेटिकल रूप में अवकलन या डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक विधि है। उस प्रोसेस के बाद या उस विधि के बाद परिणाम स्वरूप हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, हमें जो परिणाम प्राप्त होता है, वो कहलाता है अवकलज। पहले प्रोसेस होगा, प्रोसेस मतलब विधि। जो भी प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के बाद परिणाम स्वरूप हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, प्रोसेस के बाद में क्या प्राप्त होगा? रिजल्ट प्राप्त होगा। वो रिजल्ट क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डेरिवेटिव्स। इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। देखिए, अवकलन डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल रूप में एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कहलाता है अवकलज, डेरिवेटिव्स कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अवकलन और अवकलज में डिफरेंस है। तो आप क्या कहेंगे? अवकलन एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के तदुपरांत या परिणाम स्वरूप हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो कहलाता है अवकलज, डेरिवेटिव्स कहलाता है। ओके, इसके लिए हम दो चर पद लेते हैं। हमने एक चर पद y लिया और हमने एक चर पद क्या लिया? x लिया। अवकलन को जानने के लिए हमने एक चर पद y लिया और एक चर पद क्या लिया? x लिया। ध्यान से सुनिएगा, किसी एक चर पद का किसी अन्य चर पद के सापेक्ष परिवर्तन की दर का बहुत महत्व है। किसी एक चर पद का किसी अन्य चर पद की सापेक्ष परिवर्तन की दर का बहुत महत्व है। मतलब एक चर पद को अगर बदला जाता है, किसी अन्य चर पद की सहायता से परिवर्तन उसमें किया जाता है। रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप y में चेंज कर रहे हो तो किसी अन्य चर पद के सापेक्ष ही कर सकते हैं। ये सुनो, हो सकता है दोनों वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं और दोनों वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन किसी एक चर पद में परिवर्तन होगा वो किसी अन्य चर पद के सापेक्ष होता है। ये सुनो। हाँ, तो देखिए, हमने दो चर पद लिया, एक y लिया और एक क्या लिया? x लिया। x यहां पर क्या है? x यहां पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x यहां पर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र चर। क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्र चर बोलते हैं। जबकि y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको बोलते हैं प्रतंत्र चर बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सर स्वतंत्र चर क्या है, प्रतंत्र चर क्या है? स्वतंत्र चर देखिए, ऐसा चर जिसका मान निकालने के लिए किसी अन्य चरों की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाते हैं स्वतंत्र चर कहलाते हैं। जबकि ऐसे चर जिसका मान निकालने के लिए दो या दो से अधिक चरों की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं प्रतंत्र चर कहलाते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि एक फलन है और वो फलन हमने क्या मान लिया? y बराबर क्या है? fx है। और fx क्या है y के लिए? किसी चर x का सतत फलन है। किसी चर x का सतत फलन है। y बराबर fx क्या है? किसी चर x का सतत फलन है। अब देखिए, x में कुछ वर्दी, x में कुछ अल्पांश वर्दी, कुछ लघु वर्दी कहलाता है, डेल x कहलाता है, और y में कुछ लघु वर्दी क्या कहलाता है? डेल y कहलाता है। तो सुनिए, डेल x में लघु वर्दी है, इसी प्रकार डेल y में लघु वर्दी है।
एक्स में कुछ परिवर्तन होगा, एक्स में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन होगा, मान बढ़ेगा, वो डेल एक्स कहलाएगा। वाई में कुछ मान बढ़ेगा, थोड़ा सा मान बढ़ेगा, वो क्या कहलाएगा? डेल वाई कहलाएगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स यदि विद्यमान है, यदि विद्यमान है तो यह y का x के सापेक्ष अवकलज कहलाता है। y का x के सापेक्ष अवकलज कहलाता है। कहने का मतलब ये है, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स के लिए यदि डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले लिया जाता है और ये वैल्यू विद्यमान होती है, एग्जिस्ट होती है, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स वाई का एक्स के सापेक्ष क्या कहलाएगा? अवकलज कहलाएगा। चेंज इन वाई में चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई का एक्स के सापेक्ष क्या कहलाता है? अवकलज कहलाता है। जिसे dy अपॉन dx, अगर फलन y बराबर fx है, y माना है तो dy अपॉन dx इसका अवकलज हो गया, और fx मान रहे हैं तो fx का अवकलज होता है f डैश x। ओके, अच्छा, और देखिए y का अवकलज dy अपॉन dx भी होता है, y डैश भी होता है, y1 भी होता है। क्वेश्चन को देखते हुए y1 भी ले सकते हैं, वह dy से लिखते हैं। वह dy से लिखते हैं। प्यारे बच्चों, कहना ये है, आपके पास दो चरपद होंगे, किसी एक चरपद का किसी अन्य चरपद के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है अवकलज कहलाता है। ओके, जिसे हम dy अपॉन dx लिखते हैं या f डैश x लिखते हैं, y डैश लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं, वह dy भी लिख सकते हैं। अतः ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अतः dy अपॉन dx ये भी अवकलज है। लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x ये भी क्या इसका अवकलज है। इसको और भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल x माइनस f x अपॉन डेल x। देखिए ये तीनों बात एक ही है, ये तीनों क्या है? y का x के सापेक्ष अवकलज है, ये भी अवकलज है, ये भी अवकलज है, ये भी अवकलज है। इस फॉर्म में भी अवकलज होता है, इस रूप में भी अवकलज होता है, इस रूप में भी क्या होता है? अवकलज होता है। और इस मान को हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, डेल एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं हुआ कि डेल एक्स की वैल्यू एकदम से 0 है, नहीं, डेल एक्स 0 की तरफ क्या है? अग्रसर है। एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल एक्स का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। तो ये क्या आपका अवकलन है? क्या था ये? अवकलन। तो सुनिए, अवकलन एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तदुपरांत हमें जो परिणाम स्वरूप हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? अवकलज। ओके, ये सारी क्या थी? प्रोसेस थी, और लास्ट प्रोसेस करने से हमें ये क्या प्राप्त हो गया? ये हमें अवकलज प्राप्त हो गया। किसका अवकलज प्राप्त हो गया? y बराबर fx का। समझ रहे हो? ये हमें पूरा y बराबर fx का, इसका ये अवकलज है। ओके, तो देखिए आगे, अब है कुछ मानक फलनों का अवकलन। कुछ मानक फलनों का अवकलन, तो सुनिए, कुछ मानक फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ मानक फलनों का अवकलन।
जिसकी सहायता से हम आगे सवालों का अध्ययन करेंगे। तो सुनिए, d बटा dx, पहला हम ले लेते हैं नियतांक। क्या ले लेते हैं? नियतांक। डियर स्टूडेंट, नियतांक एक हमारे पास में अचर वैल्यू होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो किसी भी नियतांक का, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, किसी भी अचर पद का, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सापेक्ष अवकलन सदैव क्या होगा? 0 होगा। कैसा भी नियतांक हो, कैसा भी कांस्टेंट हो, उसका किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अगर आपको अवकलन कर रहे हो तो उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। dx, अगर नियतांक के इनटू में अगर आपके पास है चर है, क्या है? चर, मतलब नियतांक इनटू चर है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x, तो 3 तो किसका काम कर रहा है? नियतांक का काम कर रहा है। और x किसका काम कर रहा है? चर का काम कर रहा है। तो क्या होगा? नियतांक तो बाहर आ जाएगा और अवकलन किसका होगा? चर पद का होगा। किसका होगा? चर पद का। मतलब 3 तो बाहर आएगा और dx किसका होगा? x का होगा। देखिए, किसी चर पद का या किसी अचर पद का अवकलन करने के लिए हम उसको इस फॉर्म में रखते हैं, d बटा dx। अगर आपको y का अवकलन करना है तो y रख दिया इसके साथ, z का करना है तो इसके साथ क्या रख देंगे? z रख देंगे। t का करना है इसके सापेक्ष क्या रख देंगे? साथ क्या रख देंगे? t रख देंगे। तो सर ये dy dx किसका काम कर रहा है? ये dy dx कर रहा है, dy dx निरूपित कर रहा है कि आप किस चर का अवकलन कर रहे हैं और किसके सापेक्ष कर रहे हैं। नीचे वेरिएबल क्या है? x है तो x के सापेक्ष, और नीचे अगर p होता तो p के सापेक्ष, और नीचे t होता तो t के सापेक्ष। आपसे कोई पूछे d अपॉन dz, आपसे पूछे कोई t का अवकलन कर रहे हैं, अवकलन तो आप t का कर रहे हो, लेकिन किसके सापेक्ष कर रहे हो? z के सापेक्ष कर रहे हो। किसके सापेक्ष कर रहे हो? z के सापेक्ष। नेक्स्ट है dy dx x टू द पावर n। डियर स्टूडेंट्स, x टू द पावर n, x यहाँ पर वेरिएबल है, चर पद है, और n यहाँ पर क्या? कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है। जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो और उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेरिएबल के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उसका अवकलन क्या होगा? पावर तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, बेस एज इट इज, ऐसा कैसा? जो बेस होगा वैसा कैसा? पावर में से 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पावर कितनी है? n है, इसमें से 1 माइनस होगा तो n माइनस 1 आएगा, नहीं आएगा? ये सुनो, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, सबसे लास्ट में अवकलन किसका होता है? या तो कोई अगर बेस में वेरिएबल है तो बेस का होगा, और पावर में वेरिएबल है तो पावर का होगा। ये ध्यान रखना, चाहे कैसा भी अवकलन आए, लास्ट में अवकलन बेस, या तो बेस में वेरिएबल है तो बेस का होगा, और पावर में वेरिएबल है तो पावर का होगा। अब बताओ, वेरिएबल यहाँ पर कहाँ है? बेस में, आधार में है, इस x का अवकलन होगा। ये तो ऐसा कैसा? अब बताइए, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखना, किसी भी चर पद का स्वयं के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। कैसे? d अपॉन dy। आप y का अवकलन कर रहे हो, किसके सापेक्ष कर रहे हो? y के सापेक्ष। कितना होगा? 1 होगा। z का अवकलन z के सापेक्ष कर रहे हो, कितना होगा? 1 होगा। सर कैसे हुआ? सुनिए, वैसे तो इसको प्रथम सिद्धांत विधि से हमने आपको पहले प्रूव करवाया था, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। आपके पास 2 चर पद हैं, x और दूसरा भी क्या ले लिया? x ले लिया। क्यों लिया? कि दोनों सेम ही तो लेने पड़ेंगे। x का x के सापेक्ष कर रहे हो तो दोनों चर पद सेम ही होंगे। आपने एक चर पद x लिया, दूसरा भी आपने x लिया, ठीक है? इसमें परिवर्तन dx हुआ, इसमें परिवर्तन dx हुआ। और ध्यान रखना, जिस चर का जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो जो सापेक्ष में जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं वो मान नीचे आता है, तो ये dx इसके नीचे आएगा, और dx से dx कैंसिल, कितना हो गया? 1 हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, x का x के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dx कितना? 1 हो जाता है, और y का y के सापेक्ष क्या होगा? dy अपॉन dy, और वो भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। z का z के सापेक्ष क्या होगा? dz अपॉन dz, वो भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सुनो, हाँ, आपसे कोई पूछे कि भाई z है, इसका अवकलन t के सापेक्ष करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, dz अपॉन dt हो गया।
ये a क्यों नहीं हो रहा? अगर दोनों सेम होते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती। अब नहीं है, अब ये ठीक है। तो सुनिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो nx n माइनस 1 आ गया, dy dx e टू द पावर x। बेटा ये यहां पर बीजगणितीय फलन है और e टू द पावर x आता है चरघातांकीय फलन। अगर आपके पास कोई फंक्शन e टू द पावर में है तो 1 टाइम उसका डेरिवेटिव अवकलन एक बार ऐसा का ऐसा होगा e पावर x। उसके बाद आपको अवकलन किसका करोगे? आपको मैंने अभी बताया था, अगर वेरिएबल पावर में है या वेरिएबल बेस में है तो उसका अवकलन लास्ट में होता है। अब बताओ यहां पर वेरिएबल पावर में है या बेस में है? वेरिएबल तो x है और x कहां है? घात में है, तो पहले x का अवकलन होगा। और अगर x अगर यहां होता तो इसका अवकलन होता, तो ये अवकलन किसका होगा? x का होगा, e पावर x। बताओ किसी वेरिएबल का स्वयं के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। तो इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर x आएगा। आप समझ रहे हैं ना? dy dx a टू द पावर x। डियर स्टूडेंट्स, a टू द पावर x, a यहां कांस्टेंट वैल्यू होगी और x तो यहां पर चर पद होगा। क्या होगा? चर पद। तो जब कांस्टेंट की वैल्यू चर पद हो, जब अचर पद की पावर चर पद हो, तो एक बार ऐसा का ऐसा लिखेंगे आप a टू द पावर x, फिर इसका अवकलन करेंगे क्या होगा? log, फिर a जो है इस log के साथ आएगा और log के साथ यहां पर क्या होता है? e क्या कहलाता है? e एक प्राकृतिक आधार होता है जिसे नेचुरल बेस भी कहा जाता है और e का मान कितना होता है? 2.71 समथिंग होता है। यस, ओके। देखिए इसके बाद में क्या होगा? dy dx। सर अब इसमें क्या बच गया? इसमें पावर में वेरिएबल है या नहीं है? लास्ट में वेरिएबल का डेरिवेटिव करना ही है अवकलन में, x का करना है, a टू द पावर x log आधार a e फिर a और इसका हो गया a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो गया? a पावर x log a। अगर सपोज दैट a की जगह आपके पास आ जाए 7 आ जाए और x ऐसा कैसा, तो इसका अवकलन क्या होगा बताओ? 7 पावर x ऐसा कैसा, फिर log आधार में तो e रहेगा ही और इस a की जगह क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो अवकलन क्या होगा? 7 टू द पावर x log 7। ये भी चरघातांकीय फलन है। इसके बाद log x, बेटा क्या है? log x है। देखिए बेटा ये एक लघुगुणकीय फलन है, ये लघुगणकीय फलन है। तो log x इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कर रहे हैं, अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो सुनिए, log के साथ जो भी वेरिएबल है तो इस पूरे का जब अवकलन करते हैं तो 1 टाइम जो वैल्यू है वो 1/x हो जाएगी। कैसे? log के साथ क्या x है ना, तो 1/x करोगे एक बार इसका अवकलन। log sin x होता तो 1/sin x करते, log cos x होता तो 1/cos x करते। कहने का मतलब ये है log के साथ जो भी वेरिएबल होगा 1 टाइम उसका डेरिवेटिव 1 बटा वो चरपद होगा। चरपद कौन सा? x है तो x आ जाएगा बट्टे में, cos है तो cos आ जाएगा। फिर आप अवकलन किसका करेंगे? उसके साथ जो वेरिएबल क्या है? x है, x का करेंगे। 1/x इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन कितना? 1, 1/x। ठीक है। वैसे log x का अगर आप किसी से पूछोगे कि log x का अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष, तो आपको ये कहेगा 1/x। तो सर ये 1 तो नहीं है। अरे भाई लास्ट में वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है और वेरिएबल यहाँ पर क्या था? x था और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 होता है। तो 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये 1 क्या था? छुपा हुआ था भाई, जैसे ना साइलेंट मोड में था। हाँ, अब आते हैं कुछ वर्तीय फलनों के अवकलन। और आप जानते हो वर्तीय फलन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो वर्तीय फलनों के अवकलन कौन कौन से होते हैं? sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x, उनके अवकलन आपको मैं बता देना चाहता हूं।
प्रथम सिद्धांत विधि के द्वारा जितने भी मानक फलन है इनका अवकलन हम प्रूव कर सकते हैं। नियतांक का अवकलन 0 भी हम प्रूव कर सकते हैं। आपको लास्ट में बताऊंगा मैं कि नियतांक का अवकलन 0 ही होता है, x टू द पावर का अवकलन यही होता है। प्रथम सिद्धांत विधि से मैं आपको प्रूव करके इसको दिखाऊंगा, सिद्ध करेंगे इसको। ओके हाँ, ऐसे ही वर्तीय फलनों का अवकलन भी सिद्ध होता है। जितने भी मानक फलन है उन सभी का अवकलन सिद्ध होता है। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा? cos x होगा। ये सुनो, साइन एक्स का अवकलन क्या लिखेंगे? cos x लिखेंगे। अब बताओ अब अवकलन किसका होगा? x का। और x का अवकलन कितना होता है? 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x ही आएगा। हाँ। cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x। ये भी प्रथम सिद्धांत विधि से हल कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं इसको। dy dx tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। dy dx cot x का अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। dy dx sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। लास्ट वर्ती फलन है cosec x, और cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। ये 6 होते हैं वर्तीय फलन होते हैं जिनका अवकलन है। अब जो ये वर्तीय फलन है इनके प्रतिलोम का अवकलन, प्रतिलोम मतलब इनके इनवर्स का अवकलन बताओ। साइन x इसका प्रतिलोम क्या होगा? साइन इनवर्स होगा। कोस का कोस इनवर्स, टेन का टेन इनवर्स, तो इनवर्स वालों का अवकलन। तो देखिए dy dx पहला प्रतिलोम वर्तीय फलन कौन सा होता है? साइन इनवर्स x। बेटा ये तो वर्तीय फलन है और ये है प्रतिलोम वर्तीय फलन, इनवर्स वाले। तो साइन इनवर्स x का अवकलन, अगर आपके पास कोई फलन साइन इनवर्स में आ जाता है तो उसका वन टाइम अवकलन क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर आप लास्ट में अवकलन किसका करोगे? x का, और x का x के सापेक्ष कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इसके मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है। ये सोनो हाँ, यहां पर x की कंडीशन क्या होगी? -1 लेस देन x लेस देन 1। जो x है वो -1 से बड़ा है और +1 से छोटा है, तो अब इसको इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं? -1 लेस देन x लेस देन 1। बेटा यहां पर जो x है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रांत को। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और आप जानते हो कि y और x दो चरपद होते हैं। x होता है डोमेन जिसको बोलते हैं प्रांत, और y क्या होता है? रेंज होता है। क्या होता है? रेंज, उसको बोलते हैं परिसर। इस बात को माइंड में रखना। नेक्स्ट है कोस इनवर्स x, इसका अवकलन। तो साइन इनवर्स x का कोस इनवर्स x का अवकलन सेम ही है, पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? इसमें प्लस साइन आता है और कोस इनवर्स x में माइनस साइन आता है। तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें भी कंडीशन वही होगी, -1 लेस देन x लेस देन 1। ये इससे आगे है dy dx tan इनवर्स x। क्या बच्चों? tan इनवर्स x है। तो प्यारे बच्चों देखना, tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और यहां x क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ? जो x अवयव है वो r से बिलोंग करता है। r यहां पर हमारे पास में रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगला है dy dx कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x का अवकलन और tan इनवर्स x का अवकलन 99% सेम सही है, बट थोड़ा ही चेंज है। किसका? साइन का। इसमें प्लस साइन है और इसमें क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, वही कंडीशन इसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू क्या भाई आर। कितनी हो गई बताओ, 4 हो गई। अगला है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का अवकलन बात करेंगे वन टाइम, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसकी लिए कंडीशन क्या होती है, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। मतलब x का मापांक किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर जो वैल्यू रख सकते हैं वो ऐसी वैल्यू रखेंगे कि उसका मापांक करने पर वो किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। फाइनल है डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, तो वो ये माइनस आ जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कंडीशन वो ये मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। मतलब x का जो मापांक है वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। तो प्यारे बच्चों ये था कुछ बीजगणितीय फलनों का, कुछ चरघातांकीय फलनों का, लघुगणकीय फलनों का, प्रतिलोम वर्तीय फलनों का और वर्तीय फलनों का अवकलज। ये सुनो, देखिए आगे। अब यदि दो फलन हो आपके पास, दोनों वास्तविक फलन हो, तो उनके गुणनफल का अवकलन कैसे करेंगे। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, अवकलज बोल दीजिए। ओके, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनिए, हम मान लेते हैं हमारे पास दो फलन है, एक तो fx है और एक क्या है gx है। हमारे पास दो फलन है, एक तो fx है क्या है gx है, लेकिन ध्यान ये रखना दोनों वास्तविक फलन होने चाहिए, fx भी वास्तविक फलन होना चाहिए और gx भी क्या होना चाहिए, वास्तविक फलन। ये सुनो, या आप ऐसे कह सकते हैं fx और gx अवकलनीय फलन होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, अवकलनीय। तो वास्तविक को छोड़िए, आप ऐसे कह सकते हैं कि fx भी और gx भी दोनों अवकलनीय फलन होने चाहिए, क्योंकि आपको बताया हुआ है अवकलनीय फलन सदैव संतत होते हैं, जबकि संततीय फलनों का अवकलन होना जरूरी नहीं है। जबकि अवकलनीय फलन सदैव क्या होते हैं, संतत होते हैं। तो ये दोनों फलन अवकलनीय होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि माना, इसको मान लेते हैं y बराबर, क्या मान लेते हैं, y बराबर। ये दो अवकलनीय फलन है, इनके गुणनफल का हमें अवकलन करना है। तो आप जानते हो ये सिंगल फलन है, और सिंगल फलन को हम किसके इक्वल लेते हैं, y के इक्वल लेते हैं। या तो आप y के इक्वल ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो fx के इक्वल भी ले सकते हो। ये सुनो, दोनों एक ही बात है, मैंने आपको पहले बता भी दिया है। अब देखिए इनका अवकलन करना है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन होगा dy अपॉन dx। देखिए ये फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, या इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट फलन ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव होगा सेकंड फंक्शन का, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा, और डेरिवेटिव किसका भाई, फर्स्ट फंक्शन का। ओके, फर्स्ट फलन ऐसा कैसा, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फलन ऐसा कैसा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला किसका है, जब दो फलन गुणा में हो तो उनका अवकलन करने का सूत्र है। अब है दो फलनों के भागफल का अवकलन। मतलब आपके पास दो अवकलनीय फलन होने चाहिए, और दोनों किस में होने चाहिए, डिवाइड में। एग्जांपल फॉर fx अपॉन gx या gx अपॉन fx डिवाइड में होने चाहिए। तो उनका अवकलन कैसे करेंगे, तो माना y इक्वल टू fx अपॉन gx। fx और gx दोनों अवकलनीय फलन है, लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन लगेगी क्या, gx नॉट इक्वल टू 0।
gx का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आप gx की वैल्यू को 0 लोगे तो fx बटा 0 क्या होगा? अपरिभाषित होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो जब फलन अपरिभाषित है तो उसका अवकलन होना संभव नहीं है। समझ गया? इसलिए gx 0 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों देखा ध्यान से आप, y का अवकलन dy अपॉन dx। बताइए ये अंश बटे हर में है या नहीं है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है या नहीं है? तो क्या होगा? जब फलन अंश बटे हर में है तो हर वाले मान का स्क्वायर कर दो बटे में। बटे में हर में जो मान है उसका होल स्क्वायर कर दिया, ये सोनो। फिर हर वाला मान ऊपर ऐसा कैसा, अंश में ऐसा का ऐसा, इसके गुणा में डेरिवेटिव ऑफ fx का अवकलन माइनस फिर fx ऐसा का ऐसा, और डेरिवेटिव किसका कर देंगे? हर का। और हर में क्या था पहले? gx था। हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलज माइनस अंश ऐसा कैसा, हर का अवकलज। समझ रहे हैं आप? हाँ, आगे देखिए। अब है जब दो फलनों के बीच या तो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो, तब उनका अवकलन कैसे करते हैं? तो माना y इक्वल टू fx प्लस या माइनस, और यहां पर हमने क्या ले लिया? gx ले लिया। देखो दोनों अवकलनीय फलन होंगे, उनके बीच में साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब इनका हमें अवकलन किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है। तो क्या लाइन लिखेंगे हम? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए y का अवकलन x के सापेक्ष क्या बताया था आपको मैंने? dy अपॉन dx होता है। ये सोनो नहीं होता क्या? होता है। अब देखिए ये अलग है और ये भी अलग है, तो इनका अलग अलग अवकलन हो जाएगा। dy dx किसका होगा? एक बार fx का होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब बताओ किसका होगा अवकलन? gx का होगा। अगर दो फलनों के बीच प्लस का साइन है माइनस का साइन है तो उन सभी का अलग अलग डेरिवेटिव होगा। ये सोनो देखिए dy अपॉन dx, एक आपके पास वैल्यू dy अपॉन dx है और एक वैल्यू आपके पास में dx अपॉन dy है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भैया? 1 आएगा। आप भी जानते हो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होता है, इस dx से dx कैंसिल होगा, dy से ये dy कैंसिल हो जाएगा। ये सोनो डिवाइड वैल्यू क्या होती है? कैंसिल होती है। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 1 आएगी। dy अपॉन dx 1 अपॉन dx अपॉन dy, सिंपल ही है। dy अपॉन dx है, ये किसके इक्वल हो सकता है? 1 अपॉन dx अपॉन dy। क्यों? जो थर्ड वैल्यू है dy वो मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से होगा। तो dy का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? dy आएगा। अपॉन में क्या बच्चों? dx है। ठीक है, देखिए अब देखिए मैं आपको प्रूव कर रहा हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स और h टू द पावर n। इसको प्रूव कर रहे हैं। या तो ये h टू द पावर फलन y के बराबर मान लो या x के बराबर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसका अवकलन करना है। ओके, प्रूव कर रहे हैं। और आप जानते हो इसका अवकलन होता क्या वैसे? n x n माइनस 1 होता है। ये सुन लो, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ओके, ये है प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा किसी फलन का अवकलन करना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप सुनिए, लिमिट
h टेंड्स टू 0। बेटा यहाँ पर क्या है, x प्लस h है भैया, x में कुछ क्या जोड़ा गया है, h जोड़ा गया है, ये सुनो, f x प्लस h, तो इस x में हम क्या जोड़ेंगे, h जोड़ेंगे, x प्लस h होगा नहीं होगा। जब यहाँ पर x प्लस h कर रहे हैं, x में h जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या जोड़ना पड़ेगा, x में h जोड़ना पड़ेगा। तो सुनी ध्यान से, क्या हो जाएगा, x प्लस h होल पावर n। बेटा ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसकी है, एफ एक्स प्लस एच की है, x में h जोड़ रहे हैं, तो इस x में h जोड़ेंगे तो x प्लस h होगा नहीं होगा ये। अब इसकी मान क्या आएगा फिर, x प्लस एच होल पावर n, n तो पावर बाद में, h जोड़ने के बाद में पावर आएगी, ये सुनो, माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x पावर n अपॉन h। समझ रहे आप। देखिए आपने पढ़ा होगा द्विपद प्रमेय 11th क्लास में, द्विपद प्रमेय का प्रसार है या नहीं है, द्विपद प्रमेय से हम इसका प्रसार कर सकते हैं, नहीं पढ़ा आपने, a प्लस बी की होल पावर n का, तो प्रसार क्या है इसके अकॉर्डिंग, nc0 x पावर होल पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 h पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, h की पावर n आएगा। आप जानते हो द्विपद प्रमेय में क्या होता है, द्विपद प्रमेय के प्रसार में क्या होता है, फर्स्ट वेरिएबल जो होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, उसकी पावर घटते क्रम में होगी, और जो सेकंड जो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा उसकी पावर बढ़ते रूप में होगी। देखिए x की पावर n है, फिर 1 कम हो गया पावर में, फिर 2, फिर 3, 4 कम हो गया, और h, और यहाँ पर h की, यहाँ पर h नहीं था ना, तो h की पावर यहाँ पर क्या थी, 0 थी, यहाँ पर h की पावर 1, यहाँ 2, तो लास्ट में पावर कितनी है, टोटल n है, तो लास्ट में n हो जाएगी। द्विपद प्रमेय में क्या होता है, जो फर्स्ट जो वेरिएबल है या कांस्टेंट वैल्यू है उसकी पावर घटते रूप में होगी, और सेकंड वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर बढ़ते रूप में होगी। तो इसका प्रसार द्विपद प्रमेय से यही होता है, ठीक है। माइनस माइनस x पावर n अपॉन क्या बच्चों, h, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए nc0 का मान आपने पढ़ा होगा ना, संचय और क्रमचय, ये संचय, c क्या है संचय, वो p क्या होता है, क्रमचय होता है। nc0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n आएगा। nc1 का मान कितना होता है, n होता है, और x की पावर n माइनस 1, h की पावर 1 कितना होता है, h होता है, प्लस nc2 x होल पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट h की पावर n माइनस x टू दी होल पावर n अपॉन h। अब देखिए x टू दी होल पावर n प्लस का यहाँ पर, और यहाँ पर ये पावर किसका है, ये वैल्यू किसकी है, माइनस की है। तो आप जानते हो एक वैल्यू प्लस की हो और एक वैल्यू माइनस की हो तो वो कैंसिल हो जाती है। इसके बाद में क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए आपके पास ये वैल्यू बच गई कौन सी, nx n माइनस 1 h प्लस nc2 x n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस h पावर n अपॉन में क्या बच गया बच्चों, h बच गया। अब मुझे ये बताइए इस पूरे मान में से h कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, देखो कॉमन होता है, कम पावर आती है कॉमन, h की पावर 1 है, h की पावर 2 है, h की पावर n है, तो h कॉमन लेंगे, ले सकते हैं h कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब पर ने h कॉमन ले लिया, तो बेटा बताना यहाँ से h कॉमन ले रहे तो क्या बच गया, सिर्फ nx n माइनस 1, यहाँ से h कॉमन ले लिया तो ये h तो कॉमन आ गया बाहर, यहाँ पर क्या बचा, प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 h प्लस डॉट डॉट डॉट। आप बताओ h पावर n में से आपने एक h कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, h पावर n माइनस 1। भैया आप h की पावर 4 में से h की पावर 1 कॉमन लोगे तो 4 में से 1 ही तो माइनस होगा तो 3 आ गया, तो n तो पूरी पावर थी और आज आप h की पावर सिंगल कॉमन ले रहे हो, तो 1 इस 1 को पावर 1 कॉमन ले रहे हो तो n में से एक माइनस हो जाएगा, अपॉन क्या है h से h कैंसिल,
एन एक्स एन माइनस वन एन सी टू एक्स एन माइनस टू एच प्लस डॉट डॉट एच पावर एन माइनस वन। अब बेटा देखना ध्यान से, अब आगे सोल्व नहीं हो रहा है तो हम एच किसकी ओर अग्रसर था, जीरो की ओर अग्रसर था, तो एच टेंस टू जीरो है। सुनिए जहां भी एक्स है एच वहां पर जीरो रख देंगे, ये ऐसा कैसा प्लस, यहाँ एच के मान जीरो करेंगे तो जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बताओ एन एक्स एन माइनस वन। तो प्यारे बच्चों आप बताना कि x होल पावर n का x के सापेक्ष अवकलन क्या हो गया, और y है तो क्या लिखेंगे इसको, dy अपॉन dx, f x है तो f डैश x, और ये हो गया वन ही y बराबर x होल पावर n का डेरिवेटिव प्रथम सिद्धांत से मैंने प्रूव कर दिया है सूत्र को कि dy अपॉन dx बराबर f डैश x हो सकता है, बराबर अवकलन ये होता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अब आप कहोगे सर एक नियतांक का और बताओ कि नियतांक का अवकलन जीरो होता है सर, ये और बताइए। तो देखिए बेटा बता रहा हूं, आप आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से। माना y बराबर या fx बराबर, हमने मान लिया नियतांक a मान लिया, क्या मान लिया a, इसका अवकलन करना है। जबकि आप जानते हो कि नियतांक का किसी भी चर पद के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन हम इसको प्रूव करते हैं, प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब आप कहेंगे सर पहले सर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं बता रहा हूं, या आपको अलग से बता रहा हूं, x प्लस एच निकाल रहे हैं। तो बताओ f वाले इसको देखो, इसको मत देखो, आप इसको देखो, वैसे दोनों बराबर है लेकिन f है तो इसको देख लीजिए। अब बताओ x में क्या जुड़ रहा है, h जुड़ रहा है, अगर इस x में h जोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे तो इसमें भी h जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, पक्का जुड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x होगा तभी तो उसमें h जोड़ेंगे। h जो है वो किस में जुड़ रहा है, x में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर h जोड़ दिया तो ये हो गया x प्लस एच हो गया। जबकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये a ऐसा का ऐसा ही आएगा, ये सुन लो। तो इसका मान तो ये हो गया fx है, fx ऐसा का ऐसा, और इस fx का मान कितना है, ये है, समझ रहे। अगर सपोज करो अगर आपके पास अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, इस x में h जोड़ते तो एफ एक्स प्लस एच, तो बराबर में आप क्या लिखते, x प्लस एच, यह भी h जोड़ते, ये सुनो। लेकिन सर आपने यहां h क्यों नहीं जोड़ा, यहां अगर ये वेरिएबल होता ना, ये x होता ना, तो इसमें h जुड़ जाता, h x के साथ ही जुड़ रहा है, न कि अचर पद किसी अचर वैल्यू के साथ जुड़ रहा है, ये सुनो। देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है, a है, माइनस माइनस इसकी वैल्यू क्या है, a है, अपॉन h, ठीक है, बराबर ये कर दो, a में से गया तो कैंसिल हो गया, तो जीरो पर h तो जीरो हो गया। तो कहा था ना नियतांक का किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। तो कह सकते हैं dy अपॉन dx, अगर y के बराबर ये a था तो dy अपॉन dx बराबर होगा, और fx के बराबर है तो f डैश x बराबर क्या हो गया, जीरो। इसी सूत्र से हम चाहे कैसा भी फलन हो, अवकलनीय फलन हो, उसका हम अवकलन आसानी से कर सकते हैं।